हेलो बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे आंकड़ों के बारे में। ये आंकड़ों का अध्ययन ये 7th, 8th एंड 6 तीनों क्लासों के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये कॉमन भी है। तो चलो देखते हैं बच्चे आंकड़ों के बारे में। आंकड़ा क्या होता है बेटा? देखिए, हम दैनिक जीवन में हमेशा देखते होंगे, हर स्टेप पर, मतलब दैनिक जीवन में देखते होंगे हर जगहों पर, हर समस्याओं में आंकड़ों का अध्ययन हमें करना पड़ता है। अब उसे आंकड़ा कहें या ना कहें, तरह तरह की समस्याएं हमारे सामने आती हैं और उस समस्याओं से हमें रूबरू होना पड़ता है। उस रूबरू होने में बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हमें समझना पड़ता है। अब उसी चीज़ को, उसी समस्याओं को समझने के लिए हमें आंकड़ों का अध्ययन करना पड़ता है। तो आंकड़ों का अध्ययन कहाँ कहाँ, किस किस क्षेत्र में हमें अध्ययन करना पड़ता है उसको समझ लें। जैसे हमें मार्कशीट बनाना है, हमें खेल खेलना है, मार्कशीट बनाना है, खेल खेलना है, या इस तरह से बहुत सारे क्षेत्रों में एकदम विस्तृत अध्ययन इसका होता है। तो चलो देखते हैं क्या चीज़ होता है आंकड़ा। सबसे पहले जान ले बेटा, आंकड़ा जो होता है ये सूचना होता है। आंकड़ा जो होता है सूचना होता है। तो सूचना का मतलब, जो सूचना होता है क्या चीज़ होता है? हमें देखिए, कुछ भी समझने के, कोई भी समस्या को समझने के लिए हमको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ सूचनाएं चाहिए। तो उसी सूचना को, उसी इन्फॉर्मेशन को हम आंकड़ा कहते हैं। तो आंकड़ा किसे कहते हैं? एकत्रित की गई सूचनाओं को आंकड़ा कहते हैं। एकत्रित की गई सूचनाओं को आंकड़ा कहते हैं। चलो देखते हैं आंकड़ा। एकत्रित की गई सूचनाओं को आंकड़ा कहते हैं। एकत्रित की गई सूचनाओं को आंकड़ा कहते हैं। आंकड़ा को इंग्लिश में डाटा कहा जाता है बेटा। आंकड़े को इंग्लिश में डाटा कहा जाता है। एकत्रित की गई सूचनाओं को आंकड़ा कहते हैं। बहुत सिंपल ही इसकी डेफिनेशन है, बहुत ही आसान है, इसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। एकत्रित की गई सूचनाओं को हम आंकड़ा कहते हैं। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसी सूचनाएं जिसका हम उपयोग अपनी समस्याओं को हल करने में करते हैं, उसे हम आंकड़ा कहते हैं। चलिए देखते हैं बेटा। अच्छी बताइए बेटा, क्या ये आंकड़े जो होते हैं हमेशा सही रूप में मिलते हैं? नहीं, इसका जवाब है नहीं। आंकड़े जैसे जानवर होते हैं, जानवर क्या करते हैं? जानवर पहले घास को खाते हैं, चरते हैं, चाहे जैसे उसे खा लेंगे, चल लेंगे। उसके बाद उसको अलग से व्यवस्थित ढंग से उसका जुगाली करते हैं, जुगाली करके बचाते हैं। कुल मिला करके घास को जैसे पाए वैसे ही अपना चर लिए, खा लिए। बाद में उसको बैठ करके, या जैसे भी है, किसी भी स्थिति में हो, उसको बैठ करके बचाते हैं। तो वैसे ही हम सूचनाओं को जैसे तैसे प्राप्त कर लेते हैं कभी कभी, या प्रारंभिक अवस्था में पहले जो हम आंकड़ा प्राप्त करते हैं, पहले जो आंकड़ा हम प्राप्त करते हैं उसे हम यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं। जैसा कि नाम से भी क्लियर हो रहा है बेटा, यथा प्राप्त आंकड़े। यथा प्राप्त आंकड़े, इसका मतलब ये हो गया, किसी भी प्रकार से आंकड़ा जो मिलता है वो हमें सूचनाएं तो देता है, लेकिन सही ढंग से नहीं देता है, समझने में आसानी नहीं होती है।
तो कुल मिलाकर के जैसे तैसे प्राप्त आंकड़े को यथा प्राप्त आंकड़े कहा जाता है। जैसे तैसे प्राप्त आंकड़े को यथा प्राप्त आंकड़े कहा जाता है। अब आइए देखते हैं बेटा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या होता है? आप देखे होंगे बहुत सी जगहों पर, जैसे कहते हैं कि इसे कहीं कोई कार्य हो रहा है और बच्चों को बुलाया जाए, इतने से इतने बच्चों तक या 1 से 10 रोल नंबर तक आ जाएं, फिर 11 से 20 तक आ जाएंगे, 21 से 30 तक आ जाएंगे। तो ये जो पूरा समूह होता है उसी को हम वर्ग अंतराल कहते हैं। जैसे 1 से 10 हुआ, 11 से 20 हुआ, 21 से 30 हुआ। इन सब जो आंकड़े होते हैं ये सब ये जो संख्याओं का इस समूह जो बना है इसे हम वर्ग अंतराल कहते हैं। इसे हम वर्ग अंतराल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये वर्ग अंतराल है। और इसमें आप देखे होंगे 2 चीज और आगे है, ये उच्च सीमा निम्न सीमा। उच्च सीमा निम्न सीमा। उच्च सीमा का मतलब हो गया हाई लिमिट, और ये निम्न सीमा का मतलब हो गया लो लिमिट। लो लिमिट, हाई लिमिट, लो लिमिट, समझ सकते हैं। ये बेटा 1 जो है आपका निम्न सीमा है, और ये 10 जो है 10 ये उच्च सीमा है। 11 से 20 तक में देखेंगे, 11 आपका निम्न सीमा है और 20 उच्च सीमा है। 21 निम्न सीमा है, 30 उच्च सीमा है, 31 निम्न सीमा है और 40 उच्च सीमा है। इसी तरह से इस पैटर्न को हम आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे ही। तो बेटा आपका ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया है। अब इसमें नंबर आता है अगला परिसर या परास की। अगला नंबर आता है परिसर या परास की। परिसर या परास क्या होता है? परिसर और परास का मतलब होता है संख्याओं की दूरी कितना है, मतलब 2 संख्याओं के बीच का अंतराल कितना है। 2 संख्याओं के बीच का अंतराल कितना है, कितनी लंबाई है उसमें। तो 1 से 10 तक आप देखेंगे घटा करके, तो जो संख्या आएगी वही उसका परिसर होता है या वही उसका परास होता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेंज। परिसर या परास या रेंज। परिसर या परास या रेंज। चलो देखते हैं बेटा। तो 10 में से हम 1 घटा लेंगे तो आ जाएगा 9, ये इसका परास हो गया। इसी तरह से 20 में से 11 घटा लेंगे, 10 में से 9 मतलब 9 इसमें भी आ रहा है, यह इसका परास है। तो मैं ऐसा करता हूँ बेटा कि आप परिसर क्या होता है या परास क्या होता है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसमें क्या करना होता है, करना क्या होता है इसमें कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाया जाता है, क्योंकि निम्न से घटेगा नहीं, उच्च सीमा में से घटेगा ही, तो हमेशा बड़े में से छोटे घटाया जाएगा। मतलब उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाया जाएगा, तो जो अंतर आएगा वही आपका परिसर या परास होगा। तो ये भी आपका हो गया। अब इसमें ही देखते हैं प्रतिनिधि मान। प्रतिनिधि मान क्या होता है? देखिए बेटा, अच्छा बहुत सारी चीजें ऐसे हो जाए जिसमें बहुत सारे आंकड़े दे दिए जाए, बहुत सारी संख्याएं दे दी जाए, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, तो आप भ्रमित हो जाएंगे। आप भ्रमित हो जाएंगे, किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं। आपको काम है, लेकिन सबको बुलाकर काम नहीं कर सकते हैं आप। तो करेंगे क्या उसमें, आप किसी एक बच्चे को या किसी एक व्यक्ति को बुलाएंगे, एक व्यक्ति को चुनेंगे और उसी से अपनी जो बात होगा उसको बोलेंगे। वो संबोधित करना अलग बात है, लेकिन वैसे ही बात कर रहे हैं। अगर विशेष कोई बात है उसमें से केवल एक चुनेंगे। जैसे क्लास में एक क्या होता है, मॉनिटर होता है। क्लास में एक मॉनिटर, क्लास में तो कई बच्चे होते हैं, क्लास में कई बच्चे होते हैं,
लेकिन उसमें हमको मॉनिटर बनाना होगा तो केवल एक बच्चे को या सेकंड मतलब इसे होता है ना, एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, एक उपराष्ट्रपति है, एक प्रधान है, एक उप प्रधान है, ऐसे ही एक मॉनिटर है। तो ऐसी परिस्थितियों में दूसरा मॉनिटर बना दिया जाता है, लेकिन तो क्लास में केवल एक ही मॉनिटर होता है। वो मॉनिटर क्या करता है, पूरे क्लास का प्रतिनिधित्व करता है, पूरे क्लास का प्रतिनिधित्व करता है वो। तो पूरे क्लास की जो समस्याएं हैं, जो बातें हैं, पूरे क्लास की जो बातें हैं जाकर के शिक्षक से बताता है, और शिक्षक की वैसी बातें जो है जाकर बताता है बच्चों में। वैसे शिक्षक भी बताता है, इसकी बात नहीं है, लेकिन उसको हम एक मॉनिटर हो जाने से तो शिक्षक के लिए थोड़ा सा बात थोड़ा कहना या बातों को समझाना आसान हो जाता है, एक मॉनिटर के सहारे। वैसे ही आंकड़ों में एक ऐसी संख्या चुनी जाएगी जिसको हम प्रतिनिधि मान कहेंगे। उस प्रतिनिधि मान की सहायता से हम आंकड़े को आसानी से समझ सकते हैं। तो प्रतिनिधि मान जो है बहुत ही सहायक होता है आंकड़ों को समझने में। अब जैसे जनता है, जनता के बीच में जैसे सरकार चलानी है, तो सरकार चलानी है तो उसमें कोई एक नेता होगा, चुना जाएगा। अब अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग क्षेत्र होता है, सब बंटवारा किया गया है। कहीं सांसद हैं, कहीं विधायक हैं, प्रधान हैं, जिला पंचायत है, सबका कुल मिलाकर एक लीडर होता है। ऐसे ही आंकड़ों में एक लीडर होगा जिसे हम प्रतिनिधि मान कहेंगे। ऐसी संख्याएं जो सभी संख्याओं का, सभी मतलब पूरे आंकड़े के बारे में जानकारी दे। ऐसी आंकड़ों में से एक ऐसी संख्या जो पूरे आंकड़ों के बारे में जानकारी दे, सभी आंकड़ों के बारे में कुछ जानकारी दे, वही जो होता है प्रतिनिधि मान होता है। अब प्रतिनिधि मान क्या होता है आपने समझ लिया। अब देखिए बेटा, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रतिनिधि मान होते हैं। देखिए अलग अलग एक क्षेत्र होता है, कहीं विधायक हैं, कहीं सांसद हैं, कहीं विधायक हैं, कहीं सांसद हैं, कहीं प्रधान हैं। ऐसे ही अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रतिनिधि मान होते हैं। जैसे आपका समांतर माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है। तो चलिए हम देखते हैं समांतर माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है। तो आइए फर्स्ट आपका है समांतर माध्य। समांतर माध्य, समांतर माध्य को बेटा माध्य भी कहा जाता है, या इसका चिर परिचित नाम आप सुने हैं। पहली बार तो लग रहा है कि नया नया है, नया नया नहीं है बेटा, ये बहुत चिर परिचित नाम है, जिसे आप कहते हैं औसत, एवरेज। ठीक है, इसे गाड़ी कितने का एवरेज दे रही है, आप पूछते हैं ये कितने का एवरेज दे रहा है। तो एवरेज 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 बहुत बार यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में, अपने दैनिक जीवन में एवरेज का बहुत बार यूज करते हैं। लेकिन अब जब आप स्टडी कर रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं, तो आप एक नए नाम से रूबरू हो रहे हैं जिसका नाम है समांतर माध्य। समांतर माध्य को केवल माध्य भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, समांतर माध्य को केवल माध्य भी कहा जाता है। कुल मिलाकर के इसका कई नाम हो गया है, समांतर माध्य, माध्य या अंकगणितीय माध्य, अंकगणितीय माध्य या माध्य या औसत या इंग्लिश में एवरेज। तो औसत क्या होता है या समांतर माध्य क्या होता है? तो बेटा समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए या औसत ज्ञात करने के लिए करते क्या है, इसमें ऐसा होता है जो आंकड़ा दिया रहता है उस आंकड़ों को, उन आंकड़ों को पहले जोड़ लेते हैं और उनकी संख्या जितनी होती है, उनकी संख्या जितनी होती है हम उससे हम डिवाइड कर देते, भाग दे देते हैं। तो जो मान आ जाता है उसी को हम समांतर माध्य कहते हैं।
जैसे आपसे कह दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे आप? समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आपको हमने कहा था, एक चीज और बताना भूल गया बेटा, इसमें देख लीजिए आंकड़ों में जो प्रत्येक संख्या है इसको प्रेक्षण कहा जाता है, प्रेक्षण या इसको पद कहा जाता है, पद या इसको प्रेक्षण कहा जाता है। तो इस प्रकार से समांतर माध्य का आप एक फार्मूला देख लें। समांतर माध्य का फार्मूला होगा बेटा सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो चलो देख लेते हैं आगे ना। तो सभी पदों का योग मतलब 5 + 10 + 15 + 2 + 4, सभी पदों का योग 5 10 15 2 4। तो गिन लेते हैं पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 पद हैं, तो हम 5 से भाग दे देंगे हम। तो चलो जोड़ लेते हैं 15 10 5 15 10 5 15 15 15 30 30 2 32 32 4 36। तो 36 को हम 5 से भाग दे देंगे, यहाँ से 36 को हम 5 से भाग दे देंगे। तो 36 को 5 से भाग दे देंगे तो देख ले बेटा 5 सते 35 से 5 1 0 5 दूना 10, या तो काट गया, कुल मिलाकर के आ गया है 7.2। ये आपका औसत आ गया, ये हो गया समांतर माध्य। तो समांतर माध्य मतलब क्या हो गया, ये औसत आ गया। या समांतर माध्य या औसत जो होता है, क्या होता है ये समांतर माध्य या औसत ज्ञात करने का मतलब होता है बराबर बराबर ज्ञात कीजिए, है ना। ऐसी संख्या ज्ञात करना होता है जो सबका प्रतिनिधित्व करे, न कोई संख्या छोटी हो न कोई संख्या बड़ी हो, सब बराबर बराबर हो। तो समांतर माध्य या औसत मतलब हो गया सब बराबर बराबर, सब बराबर बराबर। मतलब ये भी मतलब जो संख्या छोटी है बड़ी भी हो सकती है, जो बड़ी हो छोटी भी हो सकती है। जब बराबर हो जाएगा तो छोटी बड़ी भी हो सकती है, बड़ी छोटी भी हो सकती है, मतलब सब बराबर बराबर। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का यही फार्मूला है बेटा। इसी तरह से और भी संख्याएं, ये और भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं और आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरी मैं चाह रहा हूँ कि ये वाकई माध्यिका और बहुलक नेक्स्ट वीडियो में बताया जाए, और समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन नोट कर लें।
का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है बेटा 5, पहला क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। 5, 10, 4, 2, 3 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। चौबीस 5, 50, 60.8 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये 2 क्वेश्चन आप हल कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा। थैंक यू।